हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम विकास की अवधारणा और इसका सीखने से संबंध में पाठ 7 लेके आया हूँ, वीडियो नंबर 7 लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अभिवृद्धि से अभिप्राय शरीर और उसके अंगों के भार, आकार में वृद्धि होने से है। अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या है? वृद्धि। जब आपके शरीर के अंग बढ़ते हैं, आपके हाथ-पैर के आकार बढ़ते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है, आपका वजन बढ़ता है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? अभिवृद्धि कहलाते हैं, जिसका मापन किया जा सकता है। देखिए, जो वृद्धि और अभिवृद्धि होती है, वह मात्रात्मक होती है और जो विकास होता है, वह गुणात्मक होता है। मात्रात्मक को आसानी से मापा जा सकता है और गुणात्मक को आसानी से मापा नहीं जा सकता है। जैसे आपके नैतिक मूल्य, आपकी सोच, ये गुणात्मक होते हैं, जिसे आसानी से मापा नहीं जा सकता। लेकिन आपकी हाइट को, आपके वजन को, आपकी लंबाई को, आपके हाथ-पैरों की साइज़ को आसानी से मापा जा सकता है, जिसे मात्रात्मक कहते हैं। देखिए, वृद्धि मानव के गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक सदैव निरंतर तथा एक ही गति से नहीं होती है। देखिए, जो वृद्धि होती है, वह परिपक्व अवस्था तक होती है, यानी आपकी वृद्धि किशोर अवस्था तक ही फुली हो जाएगी। कुछ जो लोग होते हैं, उनकी वृद्धि जो होती है, वह किशोर अवस्था के बाद भी जारी रहती है, लेकिन एक उम्र के बाद आपकी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है, वह जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक आपका विकास चलता रहता है। शरीर की प्रक्रिया में कोशिका की वृद्धि होती है। अब वृद्धि से तात्पर्य क्या है? आपकी कोशिकाओं में वृद्धि से, आपकी हड्डियों की वृद्धि से। जैसे आप देखते होंगे, आपके कान बचपन में छोटे रहते हैं, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके कान की साइज़ भी बढ़ जाती है। आपके हाथ छोटे रहते हैं बचपन में, लेकिन जब आप किशोर अवस्था में आते हैं, तब आपकी हाइट और आपके हाथों और पैरों का आकार बढ़ जाता है। ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोशिकाओं की मदद से और हड्डी में वृद्धि होती है, तो उसके कारण आपकी हाइट बढ़ जाती है। देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता का सिद्धांत है, यानी जो विकास होता है, वह जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। बाल्यावस्था में शर्म एवं गर्व, शेम एंड प्राउड जैसी भावना का विकास होता है। देखिए, बाल्यावस्था में यदि आप बच्चों को बिना वजह डांटते हैं, उन्हें गलत शब्द बोलते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनके अंदर क्या जाती है? शर्म की भावना आने लगती है। लेकिन यदि आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उन्हें प्राउड फील कराएंगे कि आपने अच्छा काम किया, तो उनके अंदर क्या होगी? गर्व की भावना विकसित होगी। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। देखिए, जो विकास होता है, वह एकदम से नहीं होता है। विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है और विकास धीरे-धीरे होता रहता है। जैसे आप देखेंगे, शिशुअवस्था में विकास अलग था, बाल अवस्था में विकास थोड़ी तेजी से हुआ, किशोर अवस्था में विकास तेजी से हुआ। फिर जब आप यौवन अवस्था में आएँगे, प्रौढ़ अवस्था में आएँगे, तो आपका विकास धीरे-धीरे होता रहेगा। यानी जो विकास है, वह एक धीमी प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। देखिए, जो अधिगम है, वह भी विकास के अंतर्गत आएगा और वृद्धि भी विकास के अंतर्गत आएगी। यानी जो विकास होता है, उसमें कौन रहता है? उसमें अधिगम शामिल होता है और वृद्धि शामिल होती है। ठीक है? यह बात याद रखिएगा। अधिगम से तात्पर्य क्या है? सीखना। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ एवं कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य? आपका आकार बढ़ रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है, आपके कौशलों में वृद्धि हो रही है, आप नए कौशल सीख रहे हैं और उन कौशलों को बढ़ा रहे हैं, उन कौशलों को अपडेट कर रहे हैं। देखिए, विकासीय वृद्धि एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक उत्तम विधि है। यानी जब बच्चा वृद्धि करता है, जब बच्चा विकास करता है, तो वह विकासीय विधि के अंतर्गत आता है। यानी जब बच्चा हर दिन स्लो तरीके से विकास करता जाएगा, तो क्या होगा? यह उत्तम विधि कहलाएगी। ठीक है? अब देखिए, परिपक्व व्यक्ति अपने अध्ययन में कभी-कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। देखिए, क्या होता है? कई बार आपके अंदर नेगेटिव थॉट आते हैं, कई बार पॉजिटिव थॉट आते हैं। तो भावनाओं के द्वारा आप जब परिपक्व होते हैं, तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखने लगते हैं और उन भावनाओं की मदद से ही आप विकास को और अच्छे तरीके से प्राप्त कर पाएँगे। यदि आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रख पाएँगे,
तो आप एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, आप अपने संवेग पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। तो परिपक्व जो व्यक्ति होता है अपने भावनाओं की मदद से विकास करता है, वृद्धि करता है, अधिगम करता है यानी सीखता है। ठीक है। और देखिए, बालक अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। जब व्यक्ति खुद अपने आप से प्यार करने लगता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, तो उसे नार्सिज्म कहलाता है। यह क्या होती है? एक मनोवैज्ञानिक बीमारी भी होती है। अब देखिए, अधिगम का अर्थ और स्वरूप क्या होता है। सीखना एक व्यापक शब्द है। यह जन्मजात प्रक्रियाओं पर आधारित है। व्यक्ति अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो क्रिया करता है, उसके फलस्वरूप वह किसी नवीन परिस्थिति से संपर्क में आता है। देखिए, सीखना क्या है? यही अधिगम कहलाता है। और सीखना व्यापक होता है क्योंकि आप जीवन भर सीखते रहते हैं और यह प्रक्रिया आपके जन्म से शुरू होती है जो मृत्यु पर्यंत चलती जाती है। अब आप देखेंगे, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं तो भी आप कुछ ना कुछ अधिगम कर रहे हैं, आप गाड़ी सुधरते हुए देख रहे हैं तो भी आप अधिगम कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी आप अधिगम कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो भी अधिगम कर रहे हैं। और अधिगम के फलस्वरूप अपन आप क्या करते हैं? नवीन परिस्थितियों यानी न्यू चीजों से आप क्या करते हैं? संपर्क में आते हैं और उन चीजों को सीखते हैं। देखिए, और क्या है? जब वह अपने पुराने अनुभव के आधार पर नवीन परिस्थितियों द्वारा अपनी प्रवृत्तियों को संतुष्ट नहीं कर पाता, तो इस परिस्थिति के साथ समायोजन करने का प्रयास करता। देखिए, आपके पुराने अनुभव होंगे, उन पुराने अनुभव के द्वारा जब आप नवीन परिस्थितियों में आते हैं, जब आपको नवीन अधिगम मिलता है, तो क्या करते हैं? आप उनसे संतुष्ट नहीं हो पाते यानी सेटिस्फाई नहीं हो पाते और आप क्या नहीं कर पाते? समायोजन करने का प्रयास करते यानी एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं जिससे आप सेटिस्फाई हो सके। परिणामतः अपने व्यवहारों को छोड़ देता है। इससे क्या होता है? यदि आप कोई अधिगम पुराने अधिगम के आधार पर नवीन अधिगम कर रहे हैं और उस नवीन नवीन अधिगम को आप सीख नहीं पा रहे हैं, उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, संतोष नहीं हो पा रहे, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करते हैं? उन चीजों को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं यानी आप उस अधिगम को छोड़ देते हैं जो उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं होते हैं और नवीन परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहारों को अपनाने लगता है। और देखिए, जो परिस्थिति के अनुसार आपके व्यवहार के अनुकूल नहीं होगा, आप उन चीजों को छोड़ देंगे। लेकिन यदि नवीन परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी तो आप क्या करेंगे? उनको अपनाने लगेंगे। इस प्रकार क्रमशः उसके व्यवहार अनुभवों के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होते रहते हैं। तो आपको जो नए अनुभव मिलते हैं, नए अधिगम मिलते हैं, यदि आप उनसे सेटिस्फाई होते हैं तो उन अनुभव को अपनाते हैं, उन अनुभव को सीखते हैं और उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने को अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मानते हुए यानी जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने सीखने को, अधिगम को बहुत महत्वपूर्ण माना है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इसे वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की यानी अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी, अपने नियम दिए, सिद्धांत दिए अधिगम के बारे में। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार परिवर्तन को कहा जाता है। देखिए, सीखने से आपके व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है। जैसे आपने कोई नवीन न्यू स्किल्स सीखी तो न्यू स्किल्स के कारण आपके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। देखिए, लेकिन बीमारी के कारण आप में जो परिवर्तन होगा वह विकास के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि बीमारी के कारण आपका व्यवहार नहीं बदलता, कुछ क्षण के लिए बदलता है, हमेशा के लिए नहीं बदलता है। इसलिए बीमारी को अधिगम के अंतर्गत नहीं रखा जाता है क्योंकि बीमारी अधिगम को प्रभावित नहीं करती है, यह बात याद रखिएगा। परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा जा सकता। यदि आप हर प्रकार का आपका व्यवहार बदल रहा है तो वह सीखना नहीं कहलाएगा, वह अधिगम नहीं कहलाएगा। देखो, व्यवहार में परिवर्तन थकान, दवा खाने, बीमारी, परिपक्वन आदि से भी हो सकते हैं। देखिए, क्योंकि जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह थकान के कारण भी होता है, पर यह परिवर्तन हमेशा नहीं रहता, क्षणिक रहता है। दवा खाने के कारण भी आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो वह भी क्या होगा? क्षणिक होगा। यदि आपको बुखार आ गया या आपको पीलिया हो गया, आपको मलेरिया होगा, तो उस बीमारी के कारण आप में जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा वह क्या होगा? क्षणिक होगा। परंतु ऐसे
परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा जा सकता, यानी इस प्रकार का सीखना अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है। मनोवैज्ञानिक में सीखने से तात्पर्य केवल उन परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। देखिए, यदि आपका सीखना प्रैक्टिस यानी अभ्यास के द्वारा है, अनुभव के द्वारा है, तो वह अधिगम के अंतर्गत क्या आएगा। ठीक है, इसे सीखना कहा जाएगा। देखिए, जिनका उद्देश्य बालक में समायोजन में मदद करना होता है, यानी आप एडजस्टमेंट करेंगे, आपके जो उद्देश्य होंगे बालक उसके साथ एक्सपीरियंस और अनुभव के साथ उद्देश्य में क्या करेंगे, समायोजन करेंगे, यानी अंतःक्रिया करेंगे। इस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से एक व्यक्ति अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन व परिमार्जन करता चला जाता है। देखिए, जब आप अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से क्या करते हैं, आप अपने व्यवहार में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं और अपने व्यवहारों को सीखते हैं और व्यवहारों से आप अंतःक्रिया करते चले जाते हैं। इससे आपका अधिगम और बेहतर होता है। उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इससे क्या होता है, जब आप अधिगम करते हैं तो उसके अनुसार आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, जिसे सीखना या अधिगम लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, सीखने की वह प्रक्रिया जीवन पर्यंत संचालित होती रहती है, यानी जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, वह जीवन भर चलती है और उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, आप अंतःक्रिया करते हैं। पूर्व अधिगम से परिवर्तन, पूर्व और नवीन अधिगम के समन्वय से उद्धृत अधिगम आजीवन व्यक्ति को विकास की दिशा में अग्रसर करता रहता। देखिए, आपने कोई पूर्व अधिगम किया और उस अधिगम में और जब आप नया अधिगम करेंगे तो पूर्व अधिगम के द्वारा नवीन अधिगम करेंगे, लर्निंग करेंगे और आप पुराने अधिगम में क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो पूर्व का अधिगम और नवीन अधिगम में क्या करेंगे, आप अंतःक्रिया करेंगे और यह अंतःक्रिया आजीवन व्यक्ति को क्या करती है, विकास की ओर ले जाती है, यानी विकास की ओर बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित न होकर सार्वभौमिक होती है, यानी यह किसी व्यक्ति विशेष में नहीं होती, यह यूनिवर्सल होती है। यानी यह अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन और पुराने ज्ञान को अपडेट करना, यह क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, यानी सभी व्यक्तियों में होता है। शैशव अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मानव जीवन के सचेतन अथवा अचेतन रूप में, प्रायोजित या अप्रायोजित रूप में स्वतः अथवा विभिन्न माध्यमों से विकास होता रहता है। देखिए, शैशव अवस्था से लेकर आप जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है, पूरे मानव जीवन में आप चेतन रूप से और अचेतन रूप से, यानी एक्टिव रूप से और इनएक्टिव रूप से क्या करते हैं, आप ज्ञान को सीखते हैं, आप अधिगम को सीखते हैं अलग अलग माध्यमों के द्वारा, अलग अलग क्रियाओं के द्वारा। और क्या करता है, यह सीखना पूरे जीवन भर चलता है, जिसमें सीखने की शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए, यदि आपके अंदर सीखने की शक्ति, सीखने की इच्छा ज्यादा है तो आप लर्निंग और अधिगम ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे। और देखिए, अधिगम वातावरण जन्य भी होता है। यदि बच्चों को पॉजिटिव आप एनवायरनमेंट देंगे तो उनका अधिगम ज्यादा होगा, और बच्चों को यदि आप नेगेटिव एनवायरनमेंट देंगे, नेगेटिव वातावरण देंगे, तो उनका अधिगम कम होगा। व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी प्रकार के अनुभव वह सीखता है। देखिए, यदि आप मोटिवेशन वाले सकारात्मक माहौल में रहेंगे तो आप सकारात्मक अनुभव सीखेंगे। यदि आप नकारात्मक अनुभव वाले वातावरण में रहेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी नकारात्मक हो जाएगा। यदि आप सीखने वाले माहौल में रहेंगे तो आप बहुत अधिक से अधिक चीजें सीखेंगे, और यदि आप सीखने वाले माहौल में नहीं रहेंगे तो आप अधिक से अधिक चीजें नहीं सीख पाएंगे। तथा क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वातावरण में नियंत्रित और अनियंत्रित ढंग से अधिगम भी करता है। देखिए, जब आप क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, जब आप अंतःक्रिया करते हैं विभिन्न प्रकार के माध्यम में, विभिन्न प्रकार के वातावरण में, तो आप कंट्रोल मतलब नियंत्रित रहकर और अनियंत्रित रहकर भी आप अधिगम करते हैं, यानी आप एक्टिव भी अधिगम करते हैं और इनएक्टिव भी अधिगम करते हैं। इससे स्पष्ट है कि अधिगम वातावरण के साथ साथ व्यक्ति की बुद्धि, रुचि, तत्परता आदि पर भी निर्भर करता है। देखिए, यदि आपकी बुद्धि अच्छी है तो आप अधिगम ज्यादा करेंगे, यदि आपकी रुचि अच्छी है तो आप अधिगम ज्यादा करेंगे,
और यदि आप में सीखने की प्रबलता ज़्यादा, सीखने की इच्छा ज़्यादा है, तत्परता ज़्यादा है, तो भी आप अधिगम ज़्यादा करेंगे। और देखिए, निष्कर्षतः अधिगम क्षेत्र की दृष्टि से अत्यंत व्यापक होता है। यानी जो अधिगम होता है, लर्निंग होता है, वह क्या होता है, बहुत बड़ा व्यापक एरिया होता है, क्षेत्र होता है, तथा व्यक्ति दिन प्रतिदिन के व्यवहार में शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो देखिए, जब व्यक्ति लोगों से बात करता है, स्कूल जाता है तो भी सीखता है, समाज के लोगों से बात करता है तो भी सीखता है, और जब वह पैसा कमाता है या कोई कार्य करता है तो भी बच्चा क्या करता है, सीखता है, तथा ज्ञान और अभिवृत्तियों, कौशलों, आदत के क्षेत्रों में व्यापक रूप से विभिन्न अनुभव प्राप्त करता हुआ सीखता रहता है। देखिए, बच्चा कुछ पढ़ रहा है तो भी सीख रहा है, बच्चा कोई कार्य कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है, चेस खेल रहा है, तो भी सीख रहा है। यदि बच्चे में कोई कौशल है तो उसके द्वारा भी वह क्या करता है, जीवन भर सीखता रहता है, और वह कोई अनुभव प्राप्त कर रहा है, कोई अनुभव से आप सीख भी सकते हैं, तो अनुभव के द्वारा भी सीखना होता है। सीखने की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत संचालित रहती है। यानी जो आपका सीखना है वह जीवन भर चलता रहता है। देखिए, सीखना उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया, यानी सीखना जो रहता है वह जीवन भर चलता रहता है, तथा उन्नति का भी सूचक, और यह आपकी आगे बढ़ने का भी सूचक है। बालक के जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव व परिवर्तन आते रहते हैं। देखिए, कभी बालक पॉजिटिव होता है, कभी बालक नेगेटिव होता है, तो इससे अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। हम उन सभी को सीखना नहीं मानते। वे परिवर्तन जो बालक के विकास में अवनति के सूचक हैं, सीखने की क्रिया के अंतर्गत नहीं आते। देखिए, सीखना हमेशा आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन यदि कोई चीज आप सीख कर पीछे जा रहे हैं तो वह सीखना नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार व्यवहार में परिवर्तन अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। यानी आप अधिगम के द्वारा आपके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन भी हो सकता है और नकारात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। कैसे? यदि आपको सकारात्मक व्यवहार दिया जाएगा तो आप में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। यदि आपको नकारात्मक माहौल में रखा जाएगा तो आप में नकारात्मक परिवर्तन होंगे। सीखने से तात्पर्य व्यवहार में इन दोनों तरह के परिवर्तन से होता है। यानी जो सीखना होता है वह पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अतः सीखना किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया का प्रतीक है। यानी जो सीखना होता है उसमें आप एक्टिव होते हैं, ठीक है ना? यह बात आप याद रखिएगा कि जो सीखना अधिगम है उसमें आप क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, यानी सक्रिय प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे बालक अपने व्यवहार को परिमार्जित करता है, यानी अपने व्यवहार को अपनाता है, अपने व्यवहार से अंतः क्रिया करता है। अधिगम के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाओं को उल्लेखित किया जा रहा है। आपको देखिए, कुछ ने परिभाषाएं दी हैं। वुडवर्थ क्या कहते हैं? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, नहीं, जब आप नवीन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, नवीन नवीन चीजों से क्या कर रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और उससे जो अर्जित आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह भी क्या है, अधिगम है। कॉनबेक क्या बोलते हैं? सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। यानी जब आप सीखते हैं तो आपके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। मॉर्गन, किंग, विज एवं स्केपलर के अनुसार अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। यानी आप अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा और अनुभूति यानी अनुभव के द्वारा आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वह स्थायी परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, यह बात देखिए। अब कॉनवेक क्या कह रहे हैं? सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। ठीक है। अब मॉर्गन क्या कह रहे हैं? अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। अब देखिए, विकास और अधिगम में क्या संबंध है? अधिगम और विकास परस्पर एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अधिगम के बिना विकास संभव नहीं है। देखिए, यदि आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आपका विकास भी नहीं होगा। दोनों कारकों में अंतर संबंधों का पाया जाना निश्चित है। यानी जो अधिगम और विकास है एक दूसरे से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। अधिगम के द्वारा ही आप क्या करते हैं, आप सीखते हैं, आपका विकास होता है। इनमें कई प्रकार के अंतर संबंध पाए जाते हैं, यानी निम्न अंतःक्रिया इनमें पाई जाती है। देखिए, पहला है
अधिगम में विचरण, प्रत्येक मानव प्राणी में अधिगम की योग्यता होती है, यानी हर प्राणी हर इंसान अधिगम कर सकता है, लर्निंग कर सकता है, परंतु अधिगम की योग्यता हर व्यक्ति में एक जैसी नहीं पाई जाती, यानी कुछ व्यक्ति तेजी से अधिगम करेंगे तो कुछ व्यक्ति स्लो अधिगम करेंगे। इस प्रकार व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है, यानी लर्निंग में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यक्ति का आईक्यू अच्छा होता है तो वह अधिगम जल्दी कर लेते हैं, कुछ व्यक्ति का आईक्यू स्लो होता है तो वह अधिगम जल्दी नहीं कर पाते हैं। कोई शारीरिक रूप से फिट होता है तो वह अधिगम जल्दी कर लेता है, कोई शारीरिक रूप से फिट नहीं होता है तो वह अधिगम स्लो करता है। इस कारण विभिन्न व्यक्तियों के अधिगम में विचरण व अंतर होता है, यानी हर व्यक्ति के अधिगम में आपको अंतर देखने को मिलेगा। आप क्लास में देख सकते हैं, कुछ लोग क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो कुछ लोग क्रिकेट स्लो खेलते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो कुछ लोग पढ़ाई में स्लो होते हैं। यही तो व्यक्तिगत भिन्नता है। अधिगम क्षमता में अंतर होने के कारण हर व्यक्ति से समान मात्रा में अधिगम नहीं कराया जा सकता, यानी हर व्यक्ति से आप बराबर का अधिगम नहीं करा सकते। कुछ लोग अधिगम तेज करेंगे तो कुछ लोग अधिगम स्लो करेंगे। लोगों के व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्ति और व्यवहार के विभिन्न प्रतिमानों में अंतर केवल परिपक्वता के कारण नहीं पाया जाता। आप ये नहीं कह सकते कोई व्यक्ति परिपक्व है तो परिपक्वता के कारण उसकी रुचि में ज्यादा मतलब उसमें रुचि की कमी होगी या रुचि ज्यादा होगी, या उसका व्यवहार अच्छा होगा या उसका व्यवहार खराब होगा, तो ये परिपक्वता यानी मेच्योरिटी के कारण नहीं होता है, बल्कि विकास तथा अधिगम दोनों का परिणाम होता है। यानी विकास के कारण और अधिगम के दौरान रुचि जागृत होती है, अभिवृत्ति जागृत होती है और व्यवहार में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, योग्यताएं जन्मजात हैं, अधिगम की समान दिशा में भी इस कारण अंतर प्राप्त हो सकता है। देखिए, जो योग्यताएं होती हैं वह जन्म से आपको मिलती है, यानी कुछ योग्यताएं जो होती हैं वह योग्यताएं आपको जन्म से मिलती हैं, डीएनए से मिलती हैं, हेरिडिटी से मिलती हैं, और अधिगम की समान दिशा में भी इस कारण अंतर पाया जाता है। यानी आपके जो योग्यताएं पाई जाती हैं, आपको जो हेरिडिटी के कारण योग्यताएं मिलती हैं, उनमें भी अंतर पाया जाता है अधिगम के द्वारा। यानी उन अंतरों के कारण आपकी अधिगम करने की क्षमता में भी आप में अंतर देखने को मिलेगा। अब विकास की सीमा, दूसरा पॉइंट देखिए, विकास की निश्चित सीमा होती है, उसी के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा सकता है। देखिए, विकास की सीमाएं भी एक लिमिट तक होती है, यानी एक लिमिट तक ही आप विकास कर सकते हैं, और उन्हीं के अनुसार आपको क्या दिया जाएगा, अनुभव दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है ना, आपको स्किल सिखाए जाएंगे। यदि अधिगम की व्यवस्था में विकास के स्तर को ध्यान में रखकर की जाती है तो अच्छे परिणाम की प्रत्याशा की जानी चाहिए। देखिए, यदि आपको पता है कि बच्चे की लिमिट कितनी है और उस बच्चे की लिमिट के अनुसार आप उसे पढ़ाते हैं, आप उसे क्रियाकलाप कराते हैं, तो उसका जो अधिगम होगा वह पॉजिटिव होगा। लेकिन बच्चे की लिमिट कम है और आप उसके ऊपर ज्ञान को बहुत ज्यादा थोप दे रहे हैं, आप उसको बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करा दे रहे हैं, तो अधिगम क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, यह बात आप याद रखिएगा। अन्यथा नहीं, विकास एवं अधिगम के पारस्परिक महत्व को स्पष्ट करते हुए कैटल ने लिखा है कि हर प्रकार का अधिगम एवं समायोजन प्राणी में अंतर्निहित गुणों द्वारा सीमित कर दिया जाता है। देखिए, बच्चों में जो गुण पाए जाते हैं उसी के अनुसार बच्चे अधिगम करते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों में अधिक गुण पाए जाएंगे तो वह अधिक अधिगम करेंगे, कुछ बच्चों में कम गुण पाए जाएंगे तो वह कम अधिगम करेंगे। देखिए, विकास की एक लिमिट है, हर बच्चा इस विकास की लिमिट में आता है। कुछ व्यक्ति अब आप उस लिमिट के अनुसार बच्चों को क्रियाएं कराएंगे तो पॉजिटिव अधिगम होगा, और बच्चों की लिमिट के बाहर आप अधिगम कराएंगे, लर्निंग कराएंगे, तो उसका नेगेटिव असर आपको बच्चों में देखने को मिल सकता है। गैसले क्या कहते हैं, गैसले ने भी कहा है कि पर्यावरणीय कारक विकास में सहायता कर सकते हैं। देखिए, जो यदि आप उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट देंगे तो अधिगम ज्यादा होगा, यदि आप उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं देंगे, न्यूट्रल एनवायरनमेंट देंगे, तो अधिगम नहीं हो पाएगा। तो एनवायरनमेंट भी, वातावरणीय प्रभाव भी और वातावरण भी और पर्यावरण भी बहुत प्रभाव दिखाता है बच्चे के अधिगम में। देखिए, उसमें तेजी ला सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं, परंतु विकास की श्रृंखला नहीं उत्पन्न कर सकते। यदि आप उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट देंगे, पॉजिटिव वातावरण देंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, विकास तेजी से करेंगे। देखिए, और देखिए, करमाइकल और मैगलॉक का विचार है कि परिपक्वता यानी एम एवं अधिगम एल एवं विकास डी
के दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें होने वाली अंतःक्रिया ही विकास को निर्धारित करती है। ठीक है, यानी अधिगम जो होता है और विकास जो होता है और जो परिपक्वता होता है, इन तीनों में क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। और इन तीनों में अंतःक्रिया के कारण बच्चों का क्या होता है? विकास होता है, अधिगम होता है, उनके नए दृष्टिकोण निकलते हैं, नए तरीके के विकास आते हैं और ज्यादा परिपक्व हो पाते हैं। विकास के निर्धारक के रूप में दोनों ही कारक समान रूप से महत्वपूर्ण है, यानी अधिगम भी महत्वपूर्ण है, परिपक्वता भी महत्वपूर्ण है बच्चे के विकास के लिए। अब देखिए अधिगम की समय सारणी। विकास तथा अधिगम के बीच तीसरा प्रमुख अंतर संबंध यह है कि इससे अधिगम के लिए समय सारणी उपलब्ध होती है। देखिए समय सारणी से तात्पर्य क्या है कि अधिगम का एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आप अधिगम कराना चाहिए बच्चों को। ये नहीं कि उनका टाइम पीरियड निकल गया फिर आप अधिगम करा रहे तो उनको समस्या जा सकती है। देखिए कैसे, इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति जब तक तत्पर नहीं है तब तक अधिगम नहीं होगा, यानी जब तक बच्चे को रुचि नहीं होगी तब तक बच्चा अधिगम नहीं कर सकता। जैसे जिस बच्चे को मैथ्स में रुचि है वह मैथ्स अच्छी करेगा, जिस बच्चे को इंग्लिश में रुचि है वह इंग्लिश अच्छी करेगा, जिस बच्चे को क्रिकेट में रुचि है वह क्रिकेट में अच्छा करेगा, जो बच्चे फुटबॉल में रुचि रखते हैं वो फुटबॉल में अधिगम ज्यादा करेंगे। ठीक है, विकासात्मक तत्परता या अधिगम के लिए तत्परता यह निश्चित करने में सहायक होती है, यानी रुचि, कि बच्चा कितना तत्पर है, कितना एक्टिव है किसी चीज को सीखने के लिए। ठीक है, कि कब अधिगम हो सकता है और कब अधिगम नहीं करना चाहिए। देखिए यदि बच्चा रुचि रखता है, बच्चा तत्पर है किसी चीज को सीखने में, तो वह अधिगम करेगा, लेकिन उसका भी एक लिमिट रहेगी। ये नहीं कि बच्चे की अधिगम करने की शक्ति 1 घंटा और आपने उसे अधिगम 2 घंटे करा दिया, 3 घंटे करा दिया, 4 घंटे करा दिया, तो इससे बच्चे में नकारात्मक असर पड़ेगा। अब हरलॉक महोदय क्या कहते हैं कि व्यक्ति यदि अधिगम के लिए तैयार या तत्पर है तो अधिगम हो सकता है, अन्यथा नहीं। देखिए यदि बच्चे को किसी चीज को सीखने में रुचि है, उसकी किसी चीज में जिज्ञासा है, तो वह अधिगम कर पाएगा। और अधिगम करने के लिए आपको अलग अलग विधियों का प्रयोग भी करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे बच्चे बोर ना हो। यदि बच्चे अधिगम करते हुए बोर हो जाएंगे, डल हो जाएंगे, तो बच्चे अधिगम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है? उद्दीपन की आवश्यकता। प्राणी में जो अनुवांशिक विशेषताएं निहित होती हैं उनको विकसित होने के लिए सामाजिक अधिगम और उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है। अधिगम के अवसर से वंचित कर दिया जाए तो विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। देखिए जो अनुवांश जो आपको हेरिडिटी से जो आपको योग्यता मिलती है, डीएनए से जो योग्यता मिलती है, और जब आप समाज में अंतःक्रिया करते हैं तो उसके द्वारा आप क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। यदि आपको सीखने के अवसर नहीं दिए जाएंगे तो आपकी विकास की गति क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। और यदि आपको अधिगम के अवसर दिए जाएंगे, लर्निंग सीखने के अवसर दिए जाएंगे, तो आप अपना विकास ज्यादा कर पाएंगे। इससे अनुवांशिक क्षमताओं को यथोचित रूप से विकसित होने का अवसर नहीं मिल पाता। ठीक है, यदि आपको अधिगम के अवसर नहीं दिए जाएंगे तो आप अधिगम नहीं कर पाएंगे, और यदि आपको लर्निंग के अवसर दिए जाएंगे तो आप लर्निंग कर पाएंगे। जैसे यदि किसी बच्चे को खेल में रुचि है, यदि आप उसे खेल के अवसर देंगे तो वह अच्छा क्रिकेटर, अच्छा फुटबॉलर बन जाएगा। यदि किसी बच्चे को पढ़ाई में रुचि है और यदि आप उसे पढ़ने के अधिक अवसर देंगे तो वह बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर पाएगा। इसी प्रकार किसी बच्चे को चेस में रुचि है और यदि आप उसे चेस खेलने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, आप उसे ऐसे टीचरों से मिलवाते हैं जो चेस खेलने में बेहतर हैं, उसको चेस खेलना सिखाएंगे, क्रिकेट खेलना सिखाएंगे, मैथ्स सॉल्व करना सिखाएंगे, फिजिक्स को सॉल्व करना सिखाएंगे, तो वह अधिगम ज्यादा से ज्यादा कर पाएगा। तो दोस्तों आप ये बताइएगा वीडियो कमेंट में मैंने कैसा पढ़ाया है। यदि मैंने अच्छा पढ़ाया है तो वह भी बताइएगा, और मैंने खराब पढ़ाया है तो वह भी बताइएगा। नमस्ते दोस्तों।